24 तारीख को। ओके। अभी आप कहाँ पे हो? अच्छा, यहाँ पे हो। घर आपका अर्की पड़ता है ना? तो आपने क्या करना है ना, आपने सीड ले लिया है क्या? देखिए, पॉली हाउस कल्टीवेशन थोड़ा सा सर इसमें, ये नहीं मैं कहता हूँ आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता हूँ कि आप दिमाग में ये लगा करके चलो कि मैं कैसे करूंगा नहीं करूंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जहां आदमी कुछ फेलियर होता है ना, वहां कुछ सीखता भी है। जरूरी नहीं है कि फेल होना, फेल होना कोई वर्ड नहीं होता है। आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है। ठीक है ना? तो हम 100 2 जब इतना पॉली हाउस लगाया है आपने और आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक तो गलत सिलेक्शन, वो साइट का गलत सिलेक्शन हो गया। हम मान रहे हैं जहां भी आपने लगाया है, अगर वहां पानी सीपेज बहुत ज्यादा आता है तो उस कंडीशन में वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे ये कहना है कि जैसी भी कंडीशन है, हम तक 3 महीने 2 महीने से तो खेत पॉली हाउस खाली ही है पड़ा हुआ। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे कि वो पॉली हाउस के अंदर, चलो 1 महीने देख, जानते हैं आप, अगर उसमें सीड को डायरेक्टली सोइंग करके नहीं, प्रो ट्रेज में थोड़ा सा बीज जो भी आप पॉली हाउस में, जैसे क्यान है, आईसीटीस है, या मल्टी स्टार है, या कोई भी जो भी बीज आप लगाना चाहते हो, वो बीज का इंतजाम कर लो। कितने स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है? 500 का? 200 250 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। तो जो भी आपके पास पॉली हाउस है, उस पॉली हाउस को आप उस पॉली हाउस के लिए उतना बीज आप ले लो। देखो, एक प्लांट से दूसरे अगर एक सिंगल सिंगल लाइन लगाना चाहते हैं, तो करीब करीब मेरे को लगता है कि 1.5 फीट 2 फीट पे आपने 2 फीट पे आप प्लांटिंग करो आप। ठीक है ना? तो उसमें ऑगर से लेकर के उसमें लगा करके आप इसको कर सकते हैं। तो पॉली हाउस का तो, क्योंकि पॉली हाउस में खाली रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और जैसे ही मौसम ठीक हो जाता है, जैसे ही आपका मौसम ठीक हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा इंतजाम कर लेना आपने। हाँ, थोड़ा कि ताकि अगले सीजन में इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो साथ में निकल जाए, वो रहे ना। ओके 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 ओके। सोलन से लीजिए ना, सोलन में बोलिए कि जो हमारे को पॉली हाउस में लगाने वाला रिजवान का सीड आता है। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं जब आप दुकान पे जाएं, अच्छा सा दुकान पे जाएं। और पता नहीं वहां पे क्यान मिलता, क्यान तो जरूर मिलता होगा, क्यान भी होगा, या हिल्टन होगा, या आईसीटीश होगा, या मल्टी स्टार होगा, या किंग स्टार होगा। बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे ब्रांड बीज हैं, और ये मोस्टली रिजवान के ही हैं। एक और कंपनी है जो बहुत सस्ता, 1.5 से 2 रुपए का एक बीज देती है, वो ज्यादा, वो थोड़ा फार्मर के लिए भी चीप पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि वो है शायद चंडीगढ़ में। तो अगर ज्यादा सीट जरूरत हो तब तो वो भेज देगा, लेकिन कम सीट होगा तो उनका सीट भी अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसका, उसके बीज का। नहीं तो 6 6 रुपए का मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए का बीज आपको सोलन में ओपन में मिल जाएगा, खुला हो। लेकिन आपने बोलना मेरे को पॉली हाउस वाला बीज चाहिए, हाइब्रिड नहीं चाहिए। हाँ, गाइनोसियस वो चाहिए। ठीक है। हाँ, इकबाल जी कैसे हैं? हाँ, बढ़िया प्याज लगा दिया आपने? आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। नहीं तो लगाने का टाइम तो ऑलमोस्ट, क्योंकि नर्सरी का मैंने देखा है, नर्सरी का कुछ पोर्शन जो आपने फोटो वीडियो भेजा था, कुछ पोर्शन में लगता है कोहरे का प्रकोप हो गया है ना? या फिर पानी आप कम दे रहे हो, या तो आप पानी कम दे रहे हो। पानी ज्यादा लग गया है। हाँ, मुझे लगा कुछ दबाव, लेकिन क्यारी में तो पानी दिख नहीं रहा है, पता नहीं सूखा सूखा सा दिख रहा है मेरे को। मैंने सोचा कि शायद ऐसा है ना कि पानी की कई बार कमी हो जाती है, तो शायद इसके कारण से। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नरेश शर्मा जी हैं? नरेश जी, मेरी बात सुन रहे हो? नीतिका। चलो आज, हाँ,
आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, हम तो पढ़ने की बातें करते हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। थोड़ा फिर मेरा कहना ये है कि अभी प्याज लगाने का सबसे बढ़िया टाइम आ गया है। आप लोग इसको ये मत सोचना कि प्याज लगाने का टाइम को हम मिस कर दें। देखिए 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में प्याज जो लगाया जाता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। मैं बेस्ट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्वालिटी तो होगा ही, फूल नहीं आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, तो वो जरूरी है इस समय लगा दीजिए। 12 32 16 प्रयोग जरूर कीजिए। गोबर की खाद है वो जरूर प्रयोग कीजिए। लेकिन मोस्टली लोगों ने, जितने लोग प्याज की खेती करते हैं या थोड़ा बहुत लगाते हैं, मैल बहुत ज्यादा डाल देते हैं। शुरुआत में ज्यादा मैल डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आप गोबर की खाद डाल करके, अगर क्यारी आपके पास ज्यादा गोबर की खाद है तो आप स्प्लिट डोज में डालिए। जैसे शुरुआत में आप 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 4 किलो जो गोबर की खाद, मान लिया आप क्यारी 3 मीटर बाई 3 मीटर का बनाए, तो एक टोकरा गोबर की खाद बहुत है। बहुत ऐसा नहीं उसमें 4 5 टोकरा डाल दिया। और दूसरी बात, जो कच्चा गोबर है वो प्रयोग नहीं करना है। जब भी आप प्रयोग करें तो सड़ा हुआ गोबर का ही प्रयोग करें, जो काला पड़ चुका है। और काल जो जो हमारा गोबर है, वैसे अभी तक लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो पाता है। जब हम लहसुन को और प्याज में जब भी हम गोबर डालते हैं ना, या जैसे बोलते हैं मैल डालते हैं, जो सड़ा हुआ हो, सड़ा हुआ गोबर का एक निशानी होता है, वो भूरे कलर का होता है। वो जब भी होगा गोबर के कलर से या ब्राउन या डार्क कलर, ब्लैक कलर का होगा। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि और वो भुरभुरा होगा। वो हाथ में जो हार्ड नहीं बनेगा, वो सूखने के बाद भी हाथ में अगर आप उसको लेंगे तो वो दब जाएगा, वो भुरभुरा हो जाएगा। उसको पानी में भी डालेंगे तो वो गोबर की तरह घोल नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोग इसको ध्यान, कच्चा गोबर मान ले जाए कि जब ढेर पर से जाते हैं गोबर उठाने के लिए, तो वहां से वो क्या करते हैं कि वो उठा लेते हैं गोबर को, और वो ऊपर वाला गोबर को ध्यान नहीं रखते, सोचते नीचे वाले। तो ऊपर वाले जो मैल है उसको हटा दिया कीजिए, और नीचे वाले मैल को उसको साइड करके तब उसमें डाला कीजिए। मैल को स्प्लिट डोज, वैसे तो हम कहते हैं कि जब भी खेत की तैयारी करते हैं, हम जो मैल डालने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे को यही ध्यान में होता है, जो कार्बनिक खाद है, जो जैविक खाद है, गोबर की खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, एक बार में प्रयोग कर दो खेत की शुरुआत में ही। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो हम सब्जी की खेती करते हैं उसका, और जो क्रॉप लगाते हैं, जैसे फसल लगाते हैं, धान है, कनक है या मक्का है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। दोनों के बीच में गैप है। सब्जी में दो तरह की सब्जियां होती है। एक वो सब्जी होता है जिसको हम एक बार में काट देते हैं, ठीक है ना। जैसे फूल गोभी है, हमने उगाया, 60 दिन 70 दिन के बाद उखाड़ दिया। आलू है, एक उगाया, खाड़ उखाड़ दिया। जो प्याज है, लगाया, उखाड़ दिया। लहसुन उगाया, एक ही बार में वो क्रॉप खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं वेजिटेबल के, जो जिसमें स्टैगर हार्वेस्टिंग, कई बार उसको तोड़ना पड़ता है। मान लिया आपने घिया लगा दिया, खीरा लगा दिया, करेला लगा दिया, बैंगन लगा दिया, टमाटर लगा दिया, ये रोज तोड़ना पड़ता है। मटर लगा दिया 3 बार 4 बार, कई सारी हार्वेस्टिंग उसमें चलती रहती है। तो गोबर का कंसेप्ट ये नहीं है कि गोबर को हम ये मान के चले, मैल को लोग सोचते हैं कि एक ही बार में जो डालना है वो डाल दिया। आप थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट डोज में जब भी आप गुड़ाई करते हो तो आप उसमें डाल सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि बहुत ज्यादा आप गोबर की खाद जब प्याज में लगाते हो या लहसुन में लगाते हो, स्प्लिट डोज करके आप लोग लगाइए उसमें। स्प्लिट डोज का मतलब है कि 15 दिन 20 दिन के अंतराल जब पौधा खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा मैल लिया, जैसे आप इसका यूरिया का पहले छट्टा लगाते थे, या और कार्बनिक रासायनिक खाद का छट्टा लगाते थे, उसी तरह से आप इस पर छट्टा लगा सकते हैं। 15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा सा लगा दिया उसमें, तो वो प्लांट को इजिली अवेलेबल हो जाता है। और थोड़ा मिट्टी में भी वो जब भी आप गुड़ाई करते हो तो थोड़ा मिल जाता है। तो हम तो यही कहते हैं। और बाकी क्रॉप में ऐसा होता है कि उसको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन खाद में एक चीज ध्यान जरूर रखना है कि जैसे तो आजकल कार्बनिक रासायनिक खादों के ऊपर बहुत कम, मतलब कई बार तो मिलना मुश्किल हो गया है। जैसे आप सिंगल सुपर फॉस्फेट है या म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये सब की तो बात ही खत्म हो गया। अब तो सिंपल 12 32 16 आ गया है। आपके बस में सिर्फ ये है कि आप इसको प्रयोग करें। 3 से 4 किलो प्रति कनाल, या 5 से 6 किलो प्रति कनाल, या 6 से 8 किलो प्रति कनाल आप इसको यूज करें, तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मिल जाएगा। लेकिन मैं बताऊं आपको, प्याज में फास्फोरस और पोटास के अलावा सल्फर और कैल्शियम, इनकी भी आवश्यकता होती है।
तो वो देना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप बैलेंस फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, अब आपने सुना होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट कई बार लोग देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे मल्टीप्लेक्स है या बहुत सारी कंपनियों का आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है। तो आप जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट, कई बार सल्फर बेस्ड होता है, कई बार जिंक बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हमको प्याज में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, वो सल्फर वाला ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए डेफिनेटली है कि प्रॉपर डिस्टेंस, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि प्रॉपर डिस्टेंस मैं बार बार जोर इसलिए देता हूं कि आप चाहे थोड़ा ही प्याज लगाओ, पर लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर जरूर रखो, 10 से 12 सेंटीमीटर। और प्लांट से प्लांट की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में, तभी आपको सही आकार का प्याज मिलेगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिसको मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, बताना इसलिए भी चाह रहा हूँ। मेरा नेटवर्क खत्म हो गया क्या? तुम ऑन करो। हेलो, सॉरी, कनेक्शन चला गया था, मैं इसलिए। तो मेरा कहना ये है कि प्याज और लहसुन का टाइमिंग बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां जो इस समय लगा सकते हैं आप लोग को। इस समय कनक में खास करके जहां पर सब बारिश नहीं हुई है, आप लोग जिस भी एरिया में रहते हैं, कनक में बारिश नहीं हुई है, तो सिंचाई जिनके पास है, देखिए ये पर्टिकुलर स्टेज होता है जिन्होंने कनक लगा दिया है और 20-25 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तो टिलरिंग के लिए सिंचाई करना बहुत जरूरी है। टिलरिंग चाहिए इसको। और टिल्डिंग अगर नहीं होगा, टिल्डिंग का मतलब नीचे से जो निकलता है, कल्ले निकलते हैं जिसको बोलते हैं, अगर वो कम संख्या में शुरुआत में निकलेंगे, वो 20-25 दिन तक ही ज्यादा निकलते हैं। उस समय सिंचाई अगर आपके पास सुविधा है तो डेफिनेटली आप इसको जरूर करें। नहीं तो सिंचाई अगर में डिले, अगर आपके पास सुविधा है और फिर भी आप बारिश के ऊपर सोचते हैं कि 10-12 दिन आगे पीछे हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। टिल्डिंग जो होना होता है, वही आपके झाड़ को डिपेंड करता है, वही आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, वही आपकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। दूसरी बात, कब घास जो है ना, जो वीड है, जो घास है, खरपतवार है, उसको बड़ा ही रिलायबल सही कंपनी का घास मारने की दवाई का प्रयोग करें। पहले तो हम जैसे आइसोप्रोटिरोन और 2,4-D का प्रयोग करते थे। वो अलग-अलग दोनों दवाई आती थी। जो 2,4-D होता था, वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करता था। जैसे आपने के खेत में देखा होगा कि चौड़ी पत्ती वाले बाथू वगैरह टाइप का हो जाता है। और दूसरा जो आइसोप्रोटिरोन होता था, वो देखते थे गुल्ली डंडा जिसको हम बोलते हैं, क्लेरिस माइनर, जो कनक की तरह शुरुआत में देखने को लगता है, उसी की तरह का वो पौधे को खत्म करता था। लेकिन अब जो है, जितनी भी सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही है, क्योंकि बिना लोग वीडिंग खरपतवार के बिना तो आप खेती नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रयोग करना ही करना। लोग ऐसा नहीं है कि किसी का जो, क्योंकि बीज बाहर से आता है, और बीज में कितना परसेंट उसमें, या खेत की तैयारी में, खेत की तैयारी में भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे रोटावेटर यूज करते हैं लोग। रोटावेटर, हम ये नहीं कहते कि रोटावेटर बेकार है, लेकिन रोटावेटर हमारे खेत के घास के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, खरपतवार की कटिंग कर देता है। कटिंग करने से क्या होता है कि जितनी बार घास को काटता है, वो घास के उतने टुकड़े बन जाते हैं, और उतने टुकड़े बन करके उस घास से उतना ज्यादा घास बाद में निकलता है। जो दब जाता है वो तो सड़ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटावेटर को आप यूज नहीं कीजिए, लेकिन डेफिनेटली है कि इससे जो वीट है, जो खरपतवार की समस्या आई है, वो ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको सही समय पे, मतलब खरपतवार को भी आप देख लीजिए कि अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले ज्यादा खरपतवार है, तो 2,4-D का यूज कर लीजिए। और अगर चौड़ी पत्ती खरपतवार नहीं है, आपको लगता है कि इसमें दूसरा मतलब बथुआ या उस टाइप का कटीला टाइप का एक जो खरपतवार, जो इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ जो जिसमें पीले पीले फूल निकलते हैं, आपने देखा होगा कटीला टाइप का, वैसे कटीली भी तो कई बोलते हैं वो लोग उसको। लेकिन वो जो सत्यानाशी वगैरह टाइप का जो होता है घास, या एक और भी होता है जो उसके बीज, उसका देखा होगा।
तो इस तरह के जो खरपतवार आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हो। और 2,4-D बहुत ही सस्ता है। तो वो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे खेत में दोनों खरपतवार है तो दोनों को आप मिला करके यूज कर सकते हैं। उसको मिलाने का तरीका है, जब आप यूज करेंगे तो हम एक बार एक क्लास लगाएंगे जिसमें बताएंगे। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनियां जैसे वेस्टा वगैरह या पता नहीं क्या क्या कई सारी कंपनियों करके के आती है आजकल, यूपीएल है या सिजेंटा है या हर कोई जो है खरपतवार नाशी जो कनक के लिए अलग से बनाता है। और जितने भी डब्बे आते हैं आपने देखा उसमें पैकिंग होती है, पैकिंग के अंदर अपना 2 से 3 केमिकल होता है, दोनों को फिर उसी तरह से मिला करके उसी अनुपात में उतने ही एरिया में उसको स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन कई बार शिकायत, जैसे पिछले बार भी कई बार शिकायत आया कि कनक को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान उनके खेतों में पहुंचता है कि कनक पीला होने लगता है, जी हमने स्प्रे कर दिया था, कनक बैठ गई है, कनक रुक गई है। तो जान लीजिए कि कनक भी जो है अपने आप में एक पौधा है, जीवित पौधा है। तो कनक को भी नुकसान क्यों नहीं करेगा अगर आपने जो ऐसा वैज्ञानिकों ने जो निकाला है या कंपनियां जो निकालती है वो भी रिसर्च करने के बाद निकालती है, तो वो प्रॉपर, वो तभी तो वो एक अच्छे पैकिंग में दे करके बता के कहती है कि ये जो दवाई है आप 10 कनाल में यूज करना। कई बार किसान उसको 8 कनाल में कर देता है। 1 एकड़ जो होता है वो 8 कनाल को नहीं बोलते, 1 किल्ला में लोग यूज कर लेते हैं। कई बार दुकानदार बोल देता है 1 किल्ले में कर देना, और 1 किल्ला का मतलब है 2 कनाल उसमें कम है। वो दवाई के अनुसार वो 2 कनाल एरिया कम है, और वो 2 कनाल का दवाई को भी उसी में यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं हो तो किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए या उससे बात कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को तो यही बताना चाह रहा था कि जब भी आप कोई भी केमिकल यूज करते हैं, जैसे मान ले जाए आपने कल कोई केमिकल किसी भी चीज में आप यूज करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली कि आप यू हैव टू कॉल मी, आप एक बार मेरे को दिखा सकते हो कि डॉक्टर साहब जब हम लाइव बात करते हैं 15-20 मिनट के लिए आपसे मुखातिब होते हैं, तो 15-20 मिनट में बहुत सारी बातें आपकी भी हो सकती है अगर आप कुछ पूछना चाहो तो। लेकिन वो दिखा दो कि हाँ मैंने ये वाला दवाई खरीद के लाया है, क्या इसको इसके साथ मिक्स करें कि नहीं, या इसको इसके साथ प्रयोग करें कि नहीं, या इसको किस स्टेज में प्रयोग करें कि जिससे हमें फायदा हो। बहुत सारे केमिकल ऐसे आते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है, लोग फिर भी स्प्रे करते रहते हैं। तो वो थोड़ी सी बातें हैं, मैं इसकी इसकी चर्चा जब भी क्लास लगेगा थोड़ा बहुत केमिकल के बारे में, सब्स्टिट्यूट के बारे में करूंगा। लेकिन आजकल ये जो कनक जो कोहरा ठंड जो सूखा ठंड जिसको कहते हैं, चूंकि बारिश तो हुई नहीं है, अगर बारिश हो जाए 2-4-5 दिनों के अंदर तो पहला स्प्रे आप लोग उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जो टॉप ड्रेसिंग हम यूरिया वगैरह का करते हैं। और कल्ले निकलने के लिए ये पानी का या ओस का होना या पौधे का वो होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा कल्ले होंगे प्रोडक्टिविटी आपकी तभी बढ़ेगी, 2 क्विंटल या 2.5 क्विंटल या 3 क्विंटल तभी जाएगी जब उसमें कल्ले जाए। सिट्टे की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, सिट्टा तो एक परफॉर्मेंस है। आपने देखा होगा नॉर्मली सिट्टे की लंबाई और चौड़ाई, उसमें दानों की संख्या 1 2 4 दानों का ही हेरा फेरी होता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग से मेहनत किया है। असली डिपेंड करता है कि एक दाने से एक पौधा निकलता है, और उस पौधे से कितने कल्ले निकलते हैं, जो साइड में ब्रांचें निकलती है, वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। कई बार खेत के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, जब कनक का पौधा खड़ा होता है दिखता नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके खेत में बीज को आपने 5 किलो प्रति कनाल डाला था, तो लेकिन आपने परवरिश अच्छी की इसलिए उसके अच्छे कल्ले निकले हैं, तो खेत में आपको झाड़ ही झाड़ नजर आएगा। आपको प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोडक्टिविटी कभी भी सिट्टे से नहीं होता कि सिट्टे की लंबाई कोई 2 इंच बढ़ाने वाला कोई ऐसी वेरायटी निकल जाए, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम है कि सिट्टे की लंबाई अगर अच्छा उत्पादन देखभाल करेंगे तो सिट्टे की लंबाई ऑलमोस्ट सबका सेम या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसको आप आसानी से किसी हेल्दी खेत के हल्दी खेत दूसरे वैरायटी से लेकर के उसको दानों को आप गिन करके एक सिट्टे को देख लीजिए कितने सिट्टे निकले हैं, या आपने झाड़ को देखना है तो एक पौधा निकाल करके देख लीजिए उसमें कितनी सिट्टे, कितनी शाखाएं निकली है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है जो किसानों को समझना चाहिए कि हमारा जो क्रिटिकल स्टेज है कनक का वो कौन सा है। तो ये कनक की बात मैं थोड़ा सा बताया था। और प्याज की बात मैंने आपको बता दिया, प्याज तो हम तब तक आप लोग को फोर्स करते रहेंगे, लाइन में लगाइए और इस ग्रुप में जरूर डालिए। जब भी आप प्लांटिंग करते हैं तो एक 30 सेकंड का, 45 सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो जरूर बना करके डालिए। लोगों को भी थोड़ा लगेगा कि हमारे कहने का, करने का या कुछ बोलने का फायदा हो रहा है। प्रश्न जरूर कीजिए, अगर आपको कोई समस्या है, किसी बात को आप पूछना चाहते हैं तो जरूर बात कीजिए, ताकि मैं अपने तरफ से तो जो बता रहा हूँ वो तो बताऊंगा। मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, पूरी पूरी रात भी आपको मैं बताता रहूं, बोलता रहूं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तब भी चलेगा। लेकिन मेरा कहना जो है कि
कोई किसान को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि आई एम परफेक्ट। एग्रीकल्चर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, एग्रीकल्चर की भी एडवांसमेंट है। आप जानते होंगे कि प्याज 3 तरह का होता है, जैसे लाल प्याज है, एक थोड़ा पर्पल कलर का होता है प्याज, जिसको काला टाइप का जो होता है। दूसरा जो होता है वो थोड़ा येलो टाइप का प्याज होता है, तीसरा सफेद रंग का होता है। और इंडिया में हम सिर्फ पर्पल कलर का प्याज खाते हैं। फॉरेन कंट्री में जो गाजर कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नारंगी कलर का, उस कलर का प्याज ज्यादा खाया जाता है। और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो सफेद प्याज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो तीनों प्याज का अलग महत्व है। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो सफेद प्याज उगा करके पैसे कमा रही है। सफेद प्याज को हम जब मार्केट में मिल जाता है तो हम छांट देते हैं कि यार इसको क्या, जबकि वो मेडिसिनली वो ज्यादा परफेक्ट है। तो ये सॉरी कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग से बीच बीच में बात करते रहे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो आप लोग से जुड़ने की कोशिश तो अपने अपना फर्ज तो मैं निभाऊंगा। कुछ पूछना है तो क्या नरेश जी कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो मही माही जी कुछ भी आप लोग आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बता चुका आप लोग के लिए। अमिता। हाँ जी। सर कीवी है ना, सोलन एरिया के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना, मैं ये चीज को मानता हूँ। सोलन के एरिया के लिए कीवी परफेक्ट है, लेकिन पॉली हाउस में कीवी लगाने का क्या मतलब बनता है, ये बताओ आप मेरे को। जब ओपन में इतना अच्छा हो जाता है, इतनी अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो पॉली हाउस में क्यों लगाओगे आप? ये मेरे को बताइए आप। कोई रीजन बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। आप और चीज के लिए यूज कर। आपका सोलन एरिया का तो कीवी, सोलन में, चैल में, उस एरिया में तो काफी कीवी होता है। नहीं सर, ओपन में लगाइए, ओपन में चलेगा। प्लांटिंग मटेरियल आप नॉनी से लीजिए और चलेगा वो। ओपन में सोलन का एरिया आपका अर्थ की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओपन ओपन में चलेगा सर। और इसका इंतजाम भी आपको पता है ना कि जब हम इसकी बात करते हैं, कीवी फ्रूट की बात करते हैं, तो इसको अंगूर की तरह बेल बेल बनता है इसका, ठीक है ना। तो इसके लिए सहारा पहले से परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और स्ट्रक्चर का क्या बात है, आप कोई लोहे के तार से टी आकार का बना करके और उसके ऊपर हम तारे डाल देते हैं, मोटी तारे। उसके ऊपर वो बेल चढ़ता है। और उसके बाद वो उसमें परमानेंट है। एक बार प्लांटेशन करने की जरूरत है, उसके बाद वो चलता रहता है। बांस चलेगा ना, लेकिन आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? ये 10-10 साल तक सर, 15-15 साल तक पौधा चलता रहता है। आपको परमानेंट के लिए आपको लोहे का टी बनवा लो ना आप। जो कबाड़ वाले जो होते हैं ना, उनके पास आपको एल एल शेप में जो एंगल आयरन बोलते हैं, जिसको एंगल आयरन, वो यूज्ड मिल जाएगा। वहां से सस्ता खरीद लीजिए, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। और उस पे टी बना करके और 3-3 मीटर के दूरी पे आप उसको थोड़ा कंक्रीट वगैरह डाल करके स्ट्रक्चर को, और उसको भर दीजिए जिस एरिया में लगाना चाहते हैं। ऊपर में मोटी लोहे की तारें फैला दीजिए उसको आप। और बगल में आप चढ़ा, ये तो आप प्लांटिंग कर दीजिए, उसके बाद भी कर सकते हो ना। आप प्लांटिंग करके पौधे को उस हाइट तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके पास तो एम्पल ऑफ टाइम होता है जिसमें आप उसको कर सकते हो। कीवी फ्रूट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कीवी फ्रूट वन ऑफ द बेस्ट। जैसे आप ड्रैगन फ्रूट की बात सुना होगा, है ना। ड्रैगन फ्रूट भी आप लगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट भी सब जगह लगता है। साउथ से लेके नॉर्थ तक हर जगह, हिमाचल में भी बहुत जगह है। ऊना का एरिया, बहुत सारे फार्मर हैं। आपके बिलासपुर के फार्मर, बहुत सारे लोग इसको लगा रहे हैं, तो आप वहां भी लगा सकते हो आप। ड्रैगन फ्रूट, कीवी फ्रूट भी लगा सकते हो आप। लेकिन ये सारे जो है ना, वो 1-2 साल के क्रॉप नहीं है। इसको लगाने के पहले आपको डिसाइड करना है कि मैंने जो पौधा लगाना है वो कितना दिन तक चलाना है, ठीक है ना। 10 साल तक वो रहेगा, 10 साल 15 साल तक रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर भी उतना मजबूत। ये नहीं कि बांस तो 2 साल में खत्म हो जाएगा। अगर बहुत केयर, अगर थोड़ा बहुत दीमक लग गया तो 1 साल भी नहीं चलेगा वो। हाँ, तो बांस के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचो। या फिर सीमेंट का आजकल पोल आता है, उसमें आप बना सकते हो। सीमेंट के पोल आते हैं, 200-250 रुपए का एक पोल पड़ेगा, उसमें उसका यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न नहीं? प्लांटिंग मटेरियल आपको कब अवेलेबल होता है, ये देख लीजिए आप।
ऑमनी में जाकर के एक दिन चले जाइए आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, आपको गेट के पास ही तो है। उनके पास या फिर नीचे जाकर के आपको, या हॉर्टिकल्चर में आप फ़ोन भी कर सकते हैं आप, ज़रूरत नहीं है जाने का, वहाँ से पूछ लीजिए आप कि मेरे को नर्सरी का इसका कीवी फ्रूट का प्लांट चाहिए, कब अवेलेबल होगा? वैसे मोस्टली मेरे को लगता है जून में, अप्रैल मई के बाद ही अवेलेबल होगा। हाँ, इस समय उसके पौधे में वो हो जाता है ना, तो नई जब ब्रांचेज निकलनी शुरू होगी उस समय आपने ये ध्यान रखना, मेल फीमेल फ्लावर का भी जरूरत इसमें पड़ता है, वो जा करके अच्छी जानकारी ले लेना आपने। मेल प्लांट भी होना चाहिए, फीमेल प्लांट भी होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा पता चला कि उसमें फ्लावर फ्लावर आ रहा है, फूल नहीं लग रहा है, ठीक है ना? तो वो ध्यान जरूर रखना है आप लोगों ने, जब भी आप कोई भी चीज लगाते हो तो, ठीक है? किसने? नरेश, हाँ नरेश जी बोल रहे थे आप? अमिता दी बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो अमिता जी? मैं अमिता जी, प्याज लगाने का मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि प्याज लगाने का टाइमिंग शुरू हो चुका है, नर्सरी देख लीजिए इस बार, नर्सरी अपना लगाया हुआ नर्सरी आपके पास है? ओके, हाँ, तो आप ऐसा कीजिए ना, प्लांटिंग कितना बड़ा पौधा हो गया है? एक गिट्ठा का हो गया है? अगर एक गिट्ठा से होका हो गया है पौधा, अभी बिल्कुल हेल्दी नर्सरी है ना, आप ना, तो आप इसको 15 तारीख के बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर दो ना, क्यारी की। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइनों में लगाना है, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, आपने मैंने पहले भी बताया था, उस समय भी आप लोगों को क्लास में बताया था कि 10 सेंटीमीटर रखनी है, और प्लांट से प्लांट की दूरी 7 साढ़े 7, एक गिट्ठा इतना रखना है पौधा से पौधे की, और इतना रखना है लाइन से लाइन, कम से कम इतना, और इतना, एक आइडिया लगा लिए, इतना पौधे से पौधे की दूरी, तो तभी आपका पौधा जो है नर्सरी। और कभी भी प्याज लगाने के बाद, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्याज लगाने के बाद पानी नहीं लगाना है, या तो क्यारी को तैयारी पहले कर लीजिए, पानी पहले लगा लीजिए, उसके बाद नर्सरी लगाइए, पौधे लगाइए, उसके बाद आप प्लांटिंग कीजिए 2-3 दिन के बाद, जब पानी में खेत में चलने लायक हो जाए। लेकिन कभी भी लगाने के तुरंत बाद आपने पानी नहीं लगाना है, कम से कम 7-8 दिन आपने वेट करना है, ठीक है? प्याज को, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, फ़ोटो नहीं, देखिए मैं तो अब फ़ोटो किसी का एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैंने आप सबको यही बोलना है कि जब आपके पास अच्छी क्वालिटी का, सबके पास मोबाइल है, तो कुछ भी जब आप भेजिए तो मेरे को कम से कम 1 मिनट का वीडियो चाहिए। फ़ोटो से काम नहीं चलता है, फ़ोटो नहीं रिफ्लेक्ट करता है, जो एक्चुअल सिचुएशन को नहीं बता पाता है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, और जितने लोग को बताऊँगा भी कि मुझे अब फ़ोटो कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कम से कम इतना खर्च तो करो आप कि 30 से 45 या 1 मिनट का वीडियो, तो किसी भी क्रॉप का जब भी आप भेजते हैं तो उस क्रॉप का वीडियो जरूर भेजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं जरूरी इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे एक्चुअल सिचुएशन का पता लगता है कि आपके क्रॉप की सिचुएशन क्या है। और वीडियो बनाने से ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा, लेकिन लोग अपनी तो वीडियो बना लेते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन क्रॉप की वीडियो बनाना थोड़ा सा। हाँ, इकबाल जी कुछ बता रहे हैं आप? ये लगता है कि ऑक्सीफ्लोराफेन है आपका, है ना? आवाज आ रही है इकबाल जी? हेलो? इकबाल जी को अब लगता है लिंक उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है। अ, ठीक है ना? तो मैं यही बात आप लोग को कह रहा था अमिता जी कि, हाँ इकबाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? और भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो चलो, जिनका लिंक नहीं टूट जुड़ रहा है उनको लेकिन मुझे लगा कि वो, शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद जो ऑक्सीफ्लोराफेन है वो ही था दवा, उन्होंने कुछ दिखा करके कुछ इंडिकेट करना चाह रहे थे, वो वीडीसाइड का, अगर वो है तो, या दूसरा कोई केमिकल है, चलो इससे जब लिंक हो जाएगा तो ये बात कर लेंगे इकबाल जी से। इकबाल जी आप मेरे को बात भी कर सकते हैं, चलो इसके बाद भी। और कोई प्रश्न करना चाहते हैं सुमन जी? महिम माही जी, परशुराम जी,
विनोद बैंस काफ़ी लोग जुड़े हैं आज, अच्छी बात है। जब जुड़ते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, 10 से 15 मिनट पहले मैं लिंक भेज दिया करूँगा। उसी समय लिंक भेजने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं भेज दिया करूँगा। और प्रश्न ज़रूर कीजिए, मेरी बात तो मैं तो अपनी बात तो बताता रहूँगा। देखिए, इस समय जो लोग टमाटर लगाना चाहते हैं, भिंडी लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आगाह कर दूँगा कि भिंडी टमाटर तो इस समय पक रहा है। अगर ऊना डिस्ट्रिक्ट में आप जाएँगे तो बहुत सारे एरिया ऐसा है, जहाँ कोहरा कम पड़ता है, वहाँ पर लोग जान गए हैं कि अपने पौधे को कोहरे से कैसे बचाना है। और वो सल्फर का स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका प्रयोग करते हैं, जिससे पौधा गर्म रहता है। या जैसे गर्मी इसके सर्दियों के मौसम में अच्छा पैसा कमाते हैं अपने टमाटर बेच करके। कुछ वेराइटियाँ ऐसी हैं जो बेटर परफॉर्मेंस करती है टमाटर का सर्दियों के मौसम में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस समय पानी पे ध्यान रखिए, पानी आप खेतों को ज़रूर दीजिए। जैसे आपने ये इसका प्याज लगाना हो, लहसुन लगाया हुआ है या मूली, शलगम, देखिए पानी कोहरे को थोड़ा कम करता है। लेकिन कब लगाना चाहिए सिंचाई? कोशिश ये कीजिए कि या तो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, उस समय नहीं उठ सकते तो शाम को लेट। वो पानी आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्रॉप को, और वो क्रॉप को, फसल को ज़्यादा कोहरे से बचाएगा। हम हिमाचल में पपीता और केला 2 नहीं लगा सकते हैं, क्या कारण है? सिर्फ़ यही कारण है, कोहरे के कारण। अदरवाइज़ हिमाचल की मिट्टी बहुत अच्छी है, लोग सेब भी लगाना भूल जाते हैं अगर हमारा जो कोहरे का प्रकोप है हिमाचल में निचले एरिया में जो है ख़ास करके वहाँ नहीं होता तो। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो ये क्रॉप जो है एक बार लगाने के बाद 5-5, 6-6 साल तक क्रॉप देते रहता है। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात समझ ली। हरीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इकबाल जी आप मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। कल चर्चा करेंगे उसके बारे में। और आप लोग वीडियो डालिए, मैं फोटो होगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, किसी का भी कुछ भी हो, आप उसका वीडियो डालिए। क्रॉप का जिस भी समस्या से रिलेटेड हो 1 मिनट का वीडियो लगा करके आप बना करके भेजिए। फोटो 8 10 15 20 भी भेज देते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए नहीं रहता, क्योंकि एक फार्मर के साथ मैं भुगत चुका हूँ। 4-5 फोटो भेजा, और जब मैंने क्रिटिकली उसको वीडियो बनाने के लिए बोला, जब वो वीडियो भेजा तो पहले तो मैं सोच रहा था कि ये किसी और चीज की समस्या है। जब उसको वीडियो भेजा तो मुझे पता लगा कि ये तो डॉनी मिल्ड्यू उसमें हो गया है। उसमें 2 कनाल में प्याज की नर्सरी, इतना पैसा 50,000 से ज्यादा पैसा लगा चुका था, और उसका तो क्रॉप सारा खत्म हो जाता है अगर सही समय पे मैं उसको नहीं बोलता कि तू वीडियो भेज। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, तो बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। और खाली श्रोता से जरूरी किसान हैं, आप एक गमला भी लगाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर होता है, तो गमला भी जब आप लगाते हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लिया कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सुनने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा। देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उससे मुझे कुछ होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज को किसानों के बीच में, मेरे यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक अभी भी ग्रुप में भेजा है, तो जरूर उस पे जाइए और सब्सक्राइब का बटन सब मिलके प्लीज जरूर उसको प्रमोट कीजिए। प्रमोट का मतलब मुझे पैसे से नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इसे हिमाचल में या बाहर के लोगों के लिए पहुंचाना है। मैं अपना टाइम आप लोग के लिए अलग से देता हूँ, ये इसलिए कि ताकि आप लोग को मैं अपनी जानकारी आप लोग तक पहुंचा सकूं। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।